एसपीपी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रति सप्ताह के सेकंड भाग में आज हम एक नियम के बारे में बेसिक से समझेंगे। एक नियम को समझने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे एक नियम को समझने के लिए हम सबसे पहले एक सवाल हमने दो तरीके से लिखा है, जो बिल्कुल ईजी सवाल है, देखते ही इसका आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन फिर भी हमें एक नियम को समझने के लिए इसका हल करना ज़रूरी है। जैसे सवाल लिखा है पहला, एक कुर्सी का मूल्य 500 रुपये है, तो 5 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। दूसरे में लिखा हुआ 5 कुर्सियों का मूल्य अगर 2500 रुपये है, तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा। सबसे पहले हम पहले सवाल को सोल्व करते हैं। अगर एक कुर्सी का मूल्य 500 रुपये लिखा हुआ है, तो 5 कुर्सियों का मूल्य हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक नियम से सबसे पहले चूंकि लगा करके, चूंकि सवाल में जो दिया हुआ है कि एक कुर्सी का सवाल में लिखा हुआ एक कुर्सी का मूल्य बराबर 500 रुपये, इसलिए पाँच कुर्सियों का मूल्य बराबर, एक कुर्सी का हमें दिया हुआ है, तो 5 कुर्सियों का मूल्य निकालने के लिए हमें 5 को 500 से गुणा करना है। तो 5 को अगर 500 से गुणा करेंगे तो ये होगा 2500 रुपये, 2500 रुपये, ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि एक यूनिट का अगर मूल्य दिया हुआ हो, एक से ज़्यादा यूनिट का पूछा जाए, तो हम उस यूनिट को उस मूल्य से गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इस सवाल को हम सोल्व करें कि 5 कुर्सियों का मूल्य अगर 2500 रुपये है, तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पहले 5 कुर्सी का मूल्य दिया हुआ है, हमें एक का निकालना है। इस सवाल का जस्ट उल्टा है, इसने एक का दिया हुआ था और 5 का पूछा था, इसमें 5 का दिया हुआ है और एक का पूछा है। तो चूंकि लगा के हम सोल्व करेंगे। चूंकि 5 कुर्सियों का मूल्य बराबर 2500 रुपये, इसलिए एक कुर्सी का मूल्य बराबर, अगर एक से ज़्यादा यूनिट का हमें दिया हुआ है और एक यूनिट का पूछा जाए, तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो हम 2500 में 5 का भाग देंगे, तो हमारा आंसर होगा 25, हमारा आंसर होगा 500 रुपया। अगर 5 कुर्सी का मूल्य 2500 है, तो एक कुर्सी का मूल्य होगा 500 रुपया। ये एक आसान उदाहरण था, जिसका हम बिना एक नियम लगाए भी आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन एक नियम समझने के लिए हमने सबसे पहले ये बताया कि अगर एक यूनिट का मूल्य दिया हुआ हो, तो हम एक से ज़्यादा यूनिट का हमें निकालना हो, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं उस यूनिट से। अगर एक से ज़्यादा यूनिट का दिया हुआ हो और एक यूनिट का पूछे, तो हम उसका यूनिट का उस टोटल मूल्य में भाग दे देते हैं। एक और उदाहरण देखिए हम समझते हैं, ये आसान था, इससे थोड़ा हार्ड लेते हैं। अगला उदाहरण हम लेते हैं, जैसे 40 पेन का मूल्य अगर 240 रुपये है, तो 30 पेन का मूल्य क्या होगा। इसी सवाल को पलट के ऐसे लिखा हुआ है कि 40 पेन का मूल्य अगर 240 रुपये है, तो 180 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं। तो हम पहले सवाल को समझते हैं। हमें 40 पेन का मूल्य दिया हुआ है, तो 30 पेन का मूल्य हमें पूछा गया है, तो इसमें एक यूनिट का हमें सबसे पहले निकालना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे चूँकि एक नियम में हमें सही ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ दी हुई है और कौन सी चीज़ हमसे पूछी हुई है। लास्ट में क्या पूछा गया है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो पेन की संख्या है, दूसरा है उसका मूल्य। पेन की संख्या 40 है, उसका मूल्य है 240 रुपये। अगर 30 पेन की संख्या होती है, तो उसका मूल्य हमें नहीं पता। तो दो चीज़ें इसमें दी हुई है, एक तो है पेन की संख्या, दूसरी है मूल्य। पेन की संख्या हमें दी हुई है और मूल्य हमें पूछा गया है, मूल्य हमें नहीं पता, यानी 30 पेन का मूल्य हमें नहीं पता। 30 पेन दिए हुए हैं लास्ट में और उसका मूल्य पूछा गया है, जो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो चीज़ दी हुई है उसको हमेशा लेफ़्ट में लिखेंगे, जो चीज़ दी हुई है उसको लेफ़्ट में लिखेंगे, और जो पूछा गया है उसको हमेशा राइट में लिखेंगे। जो चीज़ दी हुई है उसको लेफ्ट में लिखेंगे और जो चीज़ पूछा गया है उसको राइट में लिखेंगे। तो सबसे पहले पेन की संख्या दी हुई है और लास्ट में ध्यान रखना कि पूछा क्या गया है, पेन का मूल्य पूछा गया है, यानी मूल्य ये क्या है, ये पूछा गया है। तो चूंकि लगा करके जो चीज़ दी हुई है, एक तो पेन की संख्या है और एक है मूल्य, दो ही चीज़ें हैं इसमें। तो पेन की संख्या हमें
दी हुई है और मूल्य हमें पूछा गया है। तो पेन की संख्या को हम लेफ्ट में लिखेंगे। सबसे पहले 40 पेन, ये होगी पेन की संख्या। 40 पेन का मूल्य, 40 पेन का मूल्य बराबर 240 रुपये। ये पेन की संख्या है और ये है उसका मूल्य। जो ऊपर पहली लाइन में दिया हुआ है उसको एज इट इज उतार देंगे अपन। उसके बाद में हमेशा यूनिटरी मेथड में एक एक नेम में 1 यूनिट का निकाला जाता है। एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य बराबर, एक एक नेम 3 लाइन का होता है। पहली लाइन होती है चूंकि, उसके बाद इसलिए वाली लाइन में हमेशा 1 यूनिट का निकाला जाता है और पहली जो यूनिट दी, पहली जो चूंकि के बाद जो लिखा हुआ था उसको हमेशा नीचे ले आते हैं। ये होगा 240 बटा में 40 रुपये। इसको काट के हम सोल्व कर सकते हैं 1 यूनिट का निकालने के लिए, लेकिन हम नहीं, तीसरी लाइन में इसका आंसर निकालेंगे। एक एक नियम हमेशा 3 लाइन का होता है। ये तीसरी लाइन है। तीसरी लाइन में हमेशा वास्तव में जो दिया हुआ पेन की संख्या वो हमें लिखनी है। 30 पेन का मूल्य बराबर, तीसरी लाइन वाली संख्या हमेशा गुणात्मक होती है। 240 बटा 40 जो ऊपर वाली थी, इसको ऐसे कैसे इससे गुणा कर देंगे 30। काट के हम सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट करेंगे, 4 जगह 24। ये होगा 6 गुणा 30 बराबर 180 रुपये। 40 पेन का मूल्य अगर 240 रुपये है तो 30 पेन का मूल्य होगा 180 रुपये। इसी प्रकार के ये सवाल है, इसमें उल्टा पूछा गया है। 40 पेन का मूल्य 240 रुपये, ये तो एज इट इज है जो पहले सवाल था। इस 180 रुपये में कितने पेन खरीद जा सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है पेन की संख्या, एक है पेन की संख्या, एक है मूल्य, एक है मूल्य। पेन की संख्या, इसमें लास्ट में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं, यानी पेन की संख्या हमसे पूछा गया है। मूल्य 180 रुपये में, यानी मूल्य हमें दिया हुआ है। जो चीज़ दी हुई है वो हमेशा इधर लिखेंगे, दी हुई चीज़ है। जो चीज़ दी हुई है वो लेफ्ट में लिखेंगे और जो पूछा गया है वो हमेशा राइट में लिखेंगे। चूँकि 40 पेन का मूल्य इसमें लिखा था 240 रुपये, इसमें उल्टा लिखेंगे 240 रुपये, 240 रुपये में पेन की संख्या बराबर 240 रुपये में पेन की संख्या है 40। इसको उल्टा लिखा क्योंकि हमें लास्ट में पूछा गया था पेन की संख्या, तो पेन की संख्या हमेशा राइट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये चीज़ पूछी गई है। जो चीज़ दी हुई है वो लेफ्ट में लिखेंगे। इसलिए सेकंड लाइन में हमेशा 1 यूनिट की होती है। 1 रुपये में पेन की संख्या बराबर 40 बटा में पहली लाइन का पहला लेफ्ट हिस्सा नीचे आएगा 240। अभी तीसरी लाइन में वास्तव में जो पूछा गया है, वास्तव में 180 रुपये में कितने पेन खरीद सकते हैं, तो हम लिखेंगे 180 रुपये। 180 रुपये में पेन की संख्या बराबर 40 बटा 240 पहले से था। इसको तीसरी लाइन की संख्या हमेशा गुणात्मक होती है 180। काट के सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट कर देंगे, 4 छः 24, 6 को 18, 180 से काटेंगे, 6 3 18 30, यानी 30 पेन। 40 पेन का अगर मूल्य 240 रुपये है तो 180 रुपये में पेन की संख्या होगी 30। दोनों संख्याओं में दो चीज़ें थी, एक चीज़ दी हुई थी, जो चीज़ दी हुई थी वो हमेशा लेफ्ट में लिखेंगे। इसमें पेन की संख्या दी हुई थी उसको लेफ्ट में लिखा हुआ, इसमें पेन का मूल्य दिया हुआ था इसलिए लेफ्ट में लिखा। इसमें मूल्य पूछा गया था इसलिए मूल्य को राइट में लिखा। इसमें पेन की संख्या पूछी गई थी इसलिए पेन की संख्या को हमेशा राइट में लिखना। आशा करता हूँ एक एक नियम को आप कुछ समझ गए होंगे। एक और उदाहरण लेके हम समझते हैं। अभी एक और उदाहरण हमने लिया है, जैसे किसी संख्या का 25% कम करने पर वह संख्या 600 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करो। दूसरा लिखा कि 800 का 25% घटाने पर प्राप्त संख्या ज्ञात करो। दोनों सवाल एक ही हैं लेकिन इसको उल्टा किया है। इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे एक संख्या है किसी संख्या का 25% कम करने पर, किसी संख्या वह संख्या जो मूल संख्या है वो हमें पता नहीं है, और मूल संख्या के बाद में 25% कम करते हैं तो वो हमें 600 हो जाती है, यानी 25% कम करने के बाद जो प्राप्त संख्या है वो हमें ज्ञात है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है मूल संख्या, एक है
एक है 25% कम करने के बाद में प्राप्त संख्या। इसमें मूल संख्या हमें दी हुई नहीं है कि वह इसमें लिखा हुआ है लास्ट में कि वह संख्या ज्ञात करो, यानी मूल संख्या क्या है वो ज्ञात करो, ये नहीं पता है। 25% कम करने पर प्राप्त संख्या, 25% कम करने के बाद प्राप्त संख्या, 25% कम करने के बाद प्राप्त संख्या 600 है, यानी वह संख्या हमें दी हुई है। अभी हम सोल्व करते हैं। माना मूल संख्या बराबर 100, 25% कम करने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। अगर मूल संख्या 100 है तो 25% कम करने के बाद प्राप्त संख्या क्या होगी, 100 माइनस 25 बराबर 75। ठीक है, अगर मूल संख्या 100 होती तो 25% घटाने के बाद में वो संख्या होती 75। इसलिए हम सोल्व करेंगे, चूँकि इसमें दो चीज़ें हैं, एक मूल संख्या है, एक है 25% कम करने के बाद में दी हुई, 25% कम करने के बाद में प्राप्त संख्या। जो चीज़ दी हुई है वो हमेशा लेफ्ट में लिखेंगे, जो पूछा है वो राइट में लिखेंगे। इसमें 25% कम करने के बाद प्राप्त संख्या को हम लेफ्ट में लिखेंगे और मूल संख्या को हम लिखेंगे राइट में, चूँकि यदि 25% कम करने के बाद पचहत्तर बचती है तो मूल संख्या बराबर 100। यदि 25% घटाने के बाद में अगर 75 संख्या बचती तो मूल संख्या होती 100। इसलिए डॉट डॉट इसलिए लगा रहा हूँ, इसका मतलब है ऊपर की लाइन एज इट इज रिपीट है। यदि 25% कम करने के बाद एक बचती है, 75 की जगह हम लिखेंगे एक, क्योंकि सेकंड लाइन में एक नियम की सेकंड लाइन में हम एक से अध्ययन करते हैं। एक बचती है तो मूल संख्या क्या होगी, इस 100 में 75 का ऐसे भाग दे देंगे। इसलिए तीसरी लाइन में, इसलिए 25% कम करने के बाद यदि कितनी बचती है वास्तव में 600 बचती है तो मूल संख्या क्या होगी, 600 बचती है तो मूल संख्या क्या होगी 100/75 पहले से थी, तीसरी संख्या हमेशा गुणात्मक होती है, गुणा 600। हम काट के सोल्व करेंगे, जैसे 25 30 75 25 चौके 100, 3 दूनी 6, 4 गुणा 200 बराबर 800। हमारी मूल संख्या होगी 800। इसी प्रकार हम इस वाले प्रश्न को सोल्व करते हैं, जैसे 800 को 25% घटाने पर प्राप्त संख्या ज्ञात करो। दो चीज़ें हैं, एक है मूल संख्या, दूसरी है 25% घटाने पर प्राप्त संख्या। दो चीज़ें हैं, मूल संख्या हमें दी हुई है कि मूल संख्या 800 है, यह है दी हुई। 25% घटाने पर प्राप्त संख्या क्या है ये हमें पूछा गया है, इसका मतलब ये हमें नहीं पता। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। माना मूल संख्या बराबर 100, 25% घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, 100 माइनस 25 बराबर 75। ठीक है, अब हम एक एक नियम से इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि दो चीज़ें हैं, मूल संख्या दी हुई है और 25% घटाने पर प्राप्त संख्या हमें दी हुई नहीं है। जो चीज़ दी हुई है वो लेफ्ट में लिखेंगे। यदि मूल संख्या दी हुई है, यदि मूल संख्या 100 है तो 25% घटाने पर प्राप्त संख्या बराबर, यदि मूल संख्या 100 होती तो 25% घटाने पर क्या होती 75। इसलिए सेकंड लाइन में हम एक यूनिट का अध्ययन करें। यदि मूल संख्या 1 है, तो 25% घटाने के बाद प्राप्त संख्या क्या होगी 75। 75 बटा में हमेशा लेफ्ट वाला हिस्सा ये नीचे आता है, 75/100। तीसरी लाइन, यदि मूल संख्या वास्तव में कितनी है, मूल संख्या 800। यदि मूल संख्या 800 है तो
25% घटाने के बाद प्राप्त संख्या क्या होगी? 75/100 पहले से है। तीसरी संख्या हमेशा गुणात्मक होती है 800। काट के हम सोल्व करेंगे, 2 0 कट करेंगे। 75 गुणा 8 बराबर 75 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारी संख्या होगी 600। एक एक नियम से प्रश्न हल करते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो संख्या दी हुई है वो हमेशा लेफ्ट में लिखना है, जो संख्या पूछी गई है, हाँ, सवाल का लास्ट हिस्सा पढ़ लेना कि लास्ट में क्या पूछा गया है, जो संख्या पूछी गई है वो हमेशा राइट में लिखना है। आशा करता हूँ दोनों उदाहरण से आप एक एक नियम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी इस संबंध में आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिशतता संबंधी प्रश्न जो पूछे गए हैं उनका आसान ट्रिक से हल करेंगे। थैंक यू।